जय माता दी। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। जल्दी से जुड़ जाइए, 8 बज गए हैं, अपनी क्लास स्टार्ट हो गई है। प्राचीन भारत का इतिहास हम कर रहे हैं, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चन आंसर रहेंगे। पार्ट नंबर 2 रहेगा। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया है, उसमें हमने 40 क्वेश्चन आंसर किए हैं। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप जल्दी से देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं डाल दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। वो पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, यहाँ से क्वेश्चन 101% आपके पेपर में मिलते हैं। और अगर आपने ये कर लिए कवर तो यहाँ से आपका हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मध्यकालीन भारत का इतिहास हम कर चुके हैं, 6 से 7 पार्ट में हमने कवर किया है। और आधुनिक भारत का इतिहास भी हम कर चुके हैं फ्रेंड्स, वो भी आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगी और इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक भी मैं डाल दूंगी। तो जल्दी से जुड़ जाइए, 8 बज गए हैं, क्लास अपनी स्टार्ट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, प्लीज अंत तक जुड़े रहें वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? कौन सी थी? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता की लिपि थी वह कौन सी थी? इनमें से क्रोस्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, अज्ञात लिपि, तमिल लिपि। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो कौन सी है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि? तो उस टाइम पे जो है उनको लिखना पढ़ना आता नहीं था, तो यह जो लिपि थी यह कैसी थी? यह ना तो ये ख्रोष्टी थी, ना ही ब्राह्मी थी, ना ही तमिल थी, तो ये अज्ञात लिपि थी। कैसी थी? अज्ञात लिपि थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, आरंभिक वर्ण व्यवस्था आधारित थी। जो आरंभिक वर्ण व्यवस्था थी वो आधारित थी, किस पर आधारित थी आरंभिक वर्ण व्यवस्था? शिक्षा पर, व्यवसाय पर, जन्म पर, प्रतिभा पर। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा आरंभिक जो व्यवस्था थी वो सबसे ज्यादा व्यवसाय पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? व्यवसाय करते थे उस समय लोग, तो व्यवसाय पर सबसे ज्यादा आरंभिक वर्ण व्यवस्था आधारित थी, व्यवसाय पर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला था? तो सबसे पहले मानव ने कौन सा अन्न सबसे ज्यादा प्रयोग किया सबसे पहले? ये रहेगा राई, जौ, यव, जौ को यव भी बोलते हैं, तो दोनों में कोई भी ऑप्शन में मिल सकता है, गेहूं, जई या फिर ओट। तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा सबसे पहले जो है मनुष्य ने कौन से अनाज को सबसे पहले प्रयोग में लाना शुरू किया था? तो जौ को। किसको? जौ आएगा इसका आंसर, जौ, यव। ठीक है, यव बोलते हैं जौ को। और क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो किसकी जानकारी नहीं थी? ऋग्वेद जो काल था उसके दौरान इनमें से किसकी जानकारी नहीं थी? संयुक्त परिवार प्रणाली की, कृषि की, या वर्ण व्यवस्था, जाति की, या विवाह प्रथा की? तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर रहेगा? इसमें से संयुक्त परिवार प्रणाली तो थी उस टाइम पे, कृषि भी थी, तो और जो है सी वर्ण व्यवस्था भी उस टाइम पे ये नहीं थी। वर्ण व्यवस्था, जाति पाति, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करता था, वर्ण व्यवस्था जाति नहीं थी, और विवाह प्रथा भी थी। तो ये हो गया ऋग काल के दौरान किसकी जानकारी थी? तो ऋग जानकारी नहीं थी, नहीं का बिल्कुल ध्यान रखना है, नहीं थी तो नहीं थी, वर्ण व्यवस्था जाति की नहीं थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया? तो जो पूरी तरह जो माना गया, जो किसके? क्वेश्चन नंबर 5, जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया? तो कहाँ पर पाया गया? ए पिथौरागढ़, या फिर बी छत्तीसगढ़, या फिर सी रामगढ़, या फिर डी बहादुरगढ़। तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 5 का जल्दी से सोचिए क्या आंसर रहेगा। जोरेसिक काल में
का माना गया पूरी तरह वृक्षीय फोसिल कहाँ पाया गया? जुरासिक काल में वृक्षीय फोसिल कहाँ पाया गया? यह पाया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहेगा छत्तीसगढ़। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में पाया गया। आंसर इसका छत्तीसगढ़ रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यज्ञ सूत्र निम्नलिखित में से किस वेद में है? जो यज्ञ सूत्र है यह कौन से वेद में इसका जिक्र किया गया? कौन से वेद में है? सामवेद में, यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में। तो कौन सा ऐसा वेद है इनमें से उसमें यज्ञ सूत्र का जो है वर्णन होता है, यज्ञ के बारे में बातें चलती हैं? तो ऐसा कौन सा वेद है इनमें से? एक में संगीत के बारे में चलती है और एक में यज्ञ के बारे में, एक में जादू टोना के बारे में। तो ये अलग अलग है फ्रेंड्स। तो यज्ञ जो है यह है यजुर्वेद। कौन से वेद में? यजुर्वेद में यज्ञ सूत्र जो है वेद है। तो यज्ञ सूत्र निम्नलिखित में किस वेद में है? यज्ञ सूत्र है यजुर्वेद में। याद रखना है आपको, यज्ञ सूत्र है यजुर्वेद में। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज 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 लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जाति सरकार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा, कौन सी इनमें से जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरकार या मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो कौन सी जाति शामिल होती थी मुखिया के चुनाव में? समिति, गण, सभा या विधाता? तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या रहेगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा हमारा, जल्दी से सोचिए क्या रहेगा, कि जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरकार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। कौन सी जनजाति सरकार के मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? ये रहेगा समिति। क्या रहेगा? समिति जो है जनजाति सरकार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? हमें नहीं पता, अज्ञात लिपि थी। क्वेश्चन नंबर 9 रिपीट हो गया है इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखे इसके। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम इनमें से किस में से खोजा जा सकता है? तो मैंने बताया अभी एक में यज्ञ के बारे में जिक्र किया गया है यजुर्वेद का, और एक में संगीत के बारे में, और एक में जादू टोने के बारे में वर्णन किया गया है। तो भारतीय संगीत का उद्गम किस में से खोजा जा सकता है? तो ऋग्वेद में से, यजुर्वेद में थे, यजुर्वेद तो होगा नहीं, ऋग्वेद भी नहीं होगा, या तो सामवेद होगा या अथर्ववेद होगा। तो इसका आंसर रहेगा संगीत है वो सामवेद। यज्ञ जो है यजुर्वेद, यज्ञ यजुर्वेद और संगीत सामवेद। देखो स से बनते हैं दोनों और वो य से बनते हैं, याद रखना है। संगीत का जिक्र किया गया सामवेद में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखे हैं, केवल 40 क्वेश्चन आज के लिए रखे हैं। केवल 40 क्वेश्चन करेंगे हम आज की वीडियो पर। इससे पहले हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो वो क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा फ्रेंड्स। और डेली जीके की क्लास होती है हमारी 8 से 8:40 पर। प्लीज़ टाइम से आप आ जाया करें। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 10, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है। तो उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? ज्ञान होता है, प्रज्ञता या बुद्धिमत्ता होता है, या पास बैठना होता है, या सस्वर पाठन या पठन होता है। तो उपनिषद का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है। तो शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होता है उपनिषद का? तो 10th का क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा पास बैठना। शाब्दिक अर्थ होता है उपनिषद का पास बैठना। ठीक है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है पास बैठना। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। मैं 1 से 2 बार रिपीट करती हूँ फ्रेंड्स, एक आंसर को 2-3 बार रिपीट करती हूँ, ताकि अगर आप हेडफोन भी लगा रखा है आपने, अगर वीडियो आप देख भी नहीं रहे हो, केवल सुनाई दे रही है आपको, तो भी आपको सारे क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे। इसलिए मैं 2 से 3 बार एक आंसर को, क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, आपकी फैसिलिटी को देखते हुए मैं एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ देती हूँ, ताकि आप इजीली अगर सुनोगे भी तो तब भी याद हो जाएगी, देखने की जरूरत ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल यहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये?
सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल कहाँ पर स्थित है? तो ये है गुजरात में, पाकिस्तान में, पंजाब में, हरियाणा में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स? सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल कहाँ पर स्थित है? गोदीवाड़ा लोथल है गुजरात में। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो यहाँ पूछा गया है गोदीवाड़ा लोथल कहाँ पर है? यह है गुजरात में। लोथल है गुजरात में, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से देख लेते हैं। जुड़ जाइए, अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, सप्त सिंधु में, बंगाल में, दिल्ली में। तो आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती है कहाँ पर? ये है सप्त सिंधु में। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती है सप्त सिंधु में, याद रखना है। आर्यन जातियों की प्राचीनतम बस्ती है सप्त सिंधु में। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि थी, व्यापार था, चाक पर बनाए गए मिट्टी थी, मिट्टी के बर्तन थे, या फिर बढ़ई गिरी थी। तो क्या रहेगा आंसर? अर्थव्यवस्था फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था पूछी है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? अर्थव्यवस्था तो हमारी सारी पैसे से चलती है, और पैसा कहाँ से आएगा? ये आएगा हमारा व्यापार से। लेकिन यहाँ पर जो है व्यापार किया जाएगा किसकी वजह से? सबसे पहले तो कृषि होगी, उसी का तो व्यापार होगा। उस टाइम पे इतना कुछ नहीं होता था, बस केवल और केवल कृषि पर डिपेंड थे लोग। तो इसका आंसर रहेगा कृषि। कृषि से जो भी फसल होती थी, फसल को बेचकर पैसा आता था। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि, याद रखना है। व्यापार नहीं लगाना है, कृषि लगाना है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नृत्य कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा? तो किस देश ने भारत को मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नृत्य कन्या, नाचने वाली एक कन्या की मूर्ति थी, उसकी प्रतिमा को वापस देने के लिए कहा? तो किसने कहा? बंगाल ने कहा, चीन ने कहा, भूटान ने कहा, पाकिस्तान ने कहा। किसने कहा था? ये कहा था पाकिस्तान ने। किसने कहा था? पाकिस्तान आंसर रहेगा इसका। किस देश ने भारत के मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नृत्य कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा? पाकिस्तान ने कहा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं फ्रेंड्स। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस टाइम पे कालीबंगा है, वो निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए? चट्टान कटौती की वास्तुकला से, बंदरगाह से, कपास की खेती के लिए, या फिर मिट्टी के बर्तन के लिए। तो क्या रहेगा आंसर? उस टाइम पे जो कालीबंगा थी वह प्रसिद्ध थी, सिंधु घाटी सभ्यता में थी कालीबंगा। यह प्रसिद्ध थी मिट्टी के बर्तन के लिए, मिट्टी के बर्तनों के लिए कालीबंगा प्रसिद्ध थी, और चूड़ियों के लिए भी थी। और फ्रेंड्स, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु से रिलेटेड मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, सिंधु घाटी सभ्यता। दो अगर आपने वो नहीं देखी है तो सिंधु घाटी सभ्यता वाली वीडियो पक्का देख लेना, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता अगर आपने कर लिया, हड़प्पा कालीन जो है इतिहास है, और सिंधु घाटी सभ्यता अगर आपने कर लिया ना फ्रेंड्स, वहाँ से उस वीडियो को देखना, उससे बाहर आपको सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। वहाँ से मैंने पूरा का पूरा 200 कोई बोलता है 100, मैं बोल रही हूँ 200 प्लस को जो है आपको रिजल्ट मिलेगा वहाँ से। वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, उसमें पूरा कवर कर रखा है फ्रेंड्स, सब कुछ उसमें वीडियो में मेंशन है, हर एक तरह का क्वेश्चन उसमें ऐड किया गया है।
बिल्कुल सोच समझ के और पूरा एनालाइज करके, पूरा एक भी कुछ भी नहीं छोड़ा गया है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। तो वो वीडियो पक्का देख लेना आप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगी, तो ये वीडियो तो पक्का देखना आप। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो आपके करेक्ट हो जाएंगे अगर ये वीडियो आप देख लेते हो। मैंने बिल्कुल अच्छे से मिलान कर करके और ऐड कर करके क्वेश्चंस को कम क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा डिटेल करवा रखी है, ताकि आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। आगे देख लेते हैं 16 क्वेश्चन क्या है। 16 क्वेश्चन है, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था। तो महाभारत का जो है प्रारंभिक नाम, सबसे पहले नाम क्या था महाभारत का। इसका रहेगा कथा, सरित सागर, जय संहिता और राजतरंगिणी या फिर भारत कथा। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 16 का आंसर जल्दी से आप सोचिए। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? महाभारत का प्रारंभिक नाम था जय संहिता। क्या था? महाभारत का प्रारंभिक नाम था जय संहिता। ठीक है, जय संहिता महाभारत का प्रारंभिक नाम था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लेट आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था वे थे। तो इनमें से वे कौन थे? जिस मनीषी यानी पंडित, कुछ भी बोल सकते हैं। जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यकरण, किसका? दक्षिण भारत का क्या आर्यकरण किया था वे थे। वो क्या थे? याज्ञवल्क्य या फिर बी अगस्त्य या फिर सी वशिष्ठ या फिर विश्वामित्र। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा अगस्त्य। ठीक है, अगस्त्य। ठीक है, अगस्त्य था जिस पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, वे थे अगस्त्य। आंसर ये रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से कर लेते हैं। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थान पाकिस्तान में है? तो इनमें से कौन सा सिंधु घाटी का एक स्थान है, कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। लोथल है, कालीबंगा है, आलमगीरपुर है या हड़प्पा है। तो क्या रहेगा इसका आंसर 18 का लोथल है। ये भी हमारे भारत में ही है। कालीबंगा भी हमारे भारत में है, राजस्थान में, और आलमगीरपुर भी हमारे भारत में है, लेकिन हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, इसका आंसर रहेगा पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है? हड़प्पा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। जो प्राचीनतम भारतीय सभ्यता है उसका नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्री सभ्यता, मिस्र बोलते हैं इसको, मिस्री सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए इनमें से। तो प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, हम प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे हैं ना, तो सिंधु घाटी का इसमें मेन रोल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता वाली वीडियो आप पक्का देख लेना। सिंधु घाटी सभ्यता आएगा प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु के ज़्यादा मैंने क्वेश्चन नहीं रखे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। क्वेश्चन नंबर 20, विशाल स्नानागार जिसको बोलते हैं ग्रेट बाथ कहाँ मिलता था? तो कहाँ पर मिलता है ग्रेट बाथ? कहाँ मिलता है? हड़प्पा में, चिहुंदड़ो में, या फिर यजुर्वेद में, या फिर मोहनजोदड़ो में। तो ये मिलता है, विशाल स्नानागार मिलता है मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में मिलता है सबसे विशाल स्नानागार। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे, इंद्र की, ब्रह्मा की। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु इनको नहीं जानते थे, वो पशुपति और प्रकृति की पूजा करते थे। तो इसका आंसर रहेगा पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। आगे चलते हैं 22 क्वेश्चन। प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित रखता है? तो कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? इनमें से कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है?
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो क्या रहेगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर रहेगा कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से, धार्मिक अनुष्ठान मतलब यज्ञ वगैरह धार्मिक अनुष्ठान ये सारे होते हैं, तो ये यजुर्वेद मैंने करवाया था। धार्मिक अनुष्ठान आ जाए जब भी और यज्ञों के बारे में आ जाए तब भी यजुर्वेद आएगा। आगे चलते हैं 23 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार और मंत्र, जादू टोना, चमत्कार, मंत्र ये सब दिखाया गया है, दिया गया है। तो कौन से वेद में दिया गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। मैंने बताया था यज्ञ वगैरह के बारे में, अनुष्ठानों के, धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में यजुर्वेद में बताया गया है, सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है, अथर्ववेद में क्या बताया गया है? अथर्ववेद में बताया गया है जादू को टोने से संबंधित। ठीक है, यहाँ आएगा हमारा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर रहेगा अथर्ववेद। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? चट्टानों से निर्मित स्थापत्य, बंदरगाह, या फिर जल संरक्षण के लिए, या मिट्टी के बर्तन के लिए। जो धोलावीर जगह है ना फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता की धोलावीर, यह किस लिए प्रसिद्ध है ये पूछा गया है। तो धोलावीर जो है, धोला, धो लेना, क्या, कपड़े, किससे? पानी से। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा जल संरक्षण। जल को इकट्ठा करेंगे तभी तो पानी से कपड़े धोएंगे ना। धोलावीर, धोला वीर, दो के ला वीर, क्या, कपड़े धो के ला, जल में। ठीक है, जल संरक्षण कर, पहले इकट्ठा कर, तो जल संरक्षण धोलावीर। ऐसे आपको थोड़ा ट्रिक से याद रह जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा ट्रिक बता रही हूँ आपको, ताकि आपको जल्दी से और काफ़ी लंबे टाइम तक ये चीज़ याद रह जाए। लेकिन फिर भी आप रिमाइंड करते रहना, एक दो बार रिपीटेड करते रहना, वीडियो को एक दो बार देख लेना, सुन लेना, ताकि आपको याद रहे। 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद दोबारा से एक बार समझ लेना इसको। धोलावीर, ठीक है, जल संरक्षण याद हो गया होगा। 25 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। हमारा चैनल ऐसा है, इसमें हम सारी जीके करते हैं, जीके से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं। इवन हम सब्जेक्ट वाइज भी चलते हैं, साइंस के भी हम सब्जेक्ट के जो है सब टॉपिक वाइज कर रहे हैं। 3 o'clock हमारी क्लास रहती है, 3 से 3:30 पर हम साइंस पढ़ते हैं, उसमें हम टॉपिक वाइज चले हुए हैं। तो हमारा 9 टॉपिक आज हमने किया है कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल से नहीं जुड़े तो अभी तक जुड़ जाइए, आपको यहाँ से बहुत फ़ायदा होने वाला है। जीके से रिलेटेड तो आप क्वेश्चन छोड़ोगे ही नहीं, वो तो हम साथ में करते ही हैं। उसके साथ साथ हम सब्जेक्ट भी कोई नहीं छोड़ते हैं। हर सब्जेक्ट के जितने भी आर्ट में सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन करते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, हर तरह के क्वेश्चंस करते हैं। साइंस, और साइंस के भी तीनों जो सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। और इकोनॉमिक्स ये भी करते हैं। इसकी हमने कुछ वीडियोस बनाई है, थोड़ा जो है कम समझ में आता है, ये थोड़ा सा बोरिंग लगता है अथर्व सबको इकोनॉमिक्स, तो लेकिन उसकी भी वीडियो लेके आएंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे उसको भी, लेकिन छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, हर कुछ कवर करेंगे। अभी थोड़ा सा जो है सपोर्ट कर दीजिए चैनल को थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन था? तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र है, पशुपति है, या यहाँ पर अग्नि है, विष्णु है। तो क्या रहेगा? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? 25 का आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा इंद्रदेव। कौन? इंद्रदेव। इंद्रदेव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता है इंद्रदेव। ठीक है फ्रेंड्स, अगर पूछ लिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी पूजा होती है, तो पशुपति की। और ऋग्वेद की सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्रदेव। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? ये लिया था पटना में, वाराणसी में, कुशीनगर में, या फिर सारनाथ में। तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ पर लिया था? तो इसका आंसर रहेगा 26 का, जल्दी से सोचिए। इसका आंसर रहेगा कुशीनगर में। कहाँ रहेगा? कुशीनगर में महापरिनिर्वाण ये कहाँ पर लिया था? कुशीनगर में लिया था। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण लिया था गौतम बुद्ध ने।
कुशीनगर में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 27, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं। जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है, इसके जो अवशेष मिले हैं, संकेत मिले हैं, वो ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई खालिस्तान थी। तो क्या थी खालिस्तान? क्या इससे शो हो रहा है? जो हमारे हड़प्पा कालीन से जो हमें ये अवशेष वगैरह मिल रहे हैं, उससे क्या साबित होता है कि किस तरह के यहाँ पर लोग थे। कृषि नगर थे, व्यापारिक नगर थे, धार्मिक नगर थे या तटीय नगर थे। तो किस प्रकार के नगर थे उस टाइम पर? जो अवशेष मिले हैं उससे ही हम पता लगा सकते हैं कि किस तरह के लोग रहते थे, किस तरह की व्यवस्था थी। लेकिन वैसे तो हमारे पास कोई वो नहीं है, क्योंकि उस टाइम के जो लोग थे वो तो केवल लिखते भी नहीं थे कुछ भी, तो उनकी जो भाषा भी नहीं समझ में आती थी। तो केवल और केवल हम किसी से पता करते हैं, अवशेष जो संकेत हमें मिलते हैं पुराने टाइम के, उससे हम गैस करते हैं कि किस तरह के लोग थे और किस तरह के नगर थे। तो वे नगर थे उस टाइम पे, व्यवस्थित रूप से शहरी लोग थे वो। तो इसका आंसर रहेगा, क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर जल्दी से बताइएगा। इसका रहेगा आंसर व्यापारिक नगर थे। किस तरह के नगर थे? व्यापारिक नगर थे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित थे? 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। इनमें से कौन प्रेम विवाह था? इनमें से कौन सा प्रेम विवाह था? 8 प्रकार के विवाह थे वैदिक काल में। कौन से काल में? वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। इनमें से प्रेम विवाह इनमें से कौन सा था? ब्रह्म विवाह था, देव विवाह था, या गंधर्व विवाह था, या आर्ष विवाह था? तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह बोलते थे। गंधर्व विवाह को क्या बोलते थे? प्रेम विवाह। गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह बोलते थे। 8 प्रकार के विवाह थे वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 29, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध था? सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोथल है, ये जगह है, ये किसके लिए प्रसिद्ध थी? किस लिए प्रसिद्ध थी? चट्टान से निर्मित स्थापत्य के लिए, बंदरगाह के लिए, कपास की खेती के लिए, मिट्टी के पात्र के लिए। तो किस लिए प्रसिद्ध थी? जल्दी से सोचिएगा। तो लोथल जो जगह है वो किस लिए प्रसिद्ध थी? तो सबसे ज़्यादा व्यापार होता था लोथल जगह से। तो लोथल थी एक बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह थी। बंदरगाह यहाँ से जो है व्यापारी सामान को इधर से उधर ले जाते थे। बंदरगाह थी ये लोथल बंदरगाह, यह इसके लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध थी। क्वेश्चन नंबर 30, प्लीज अंत तक जुड़े रहें। केवल 40 क्वेश्चन हमने रखे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रिय का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा वेद वेदत्रिय का भाग नहीं है? वेदत्रिय का इनमें से कौन सा भाग नहीं है? याद रखना है, वेदत्रिय। त्रिय मतलब 3, त्रिय होता है 3, संस्कृत में बोलते हैं ना, त्रिय माने 3। तो वेद 3 वेद शामिल है, लेकिन एक नहीं है। इनमें से 4 में से 3 को वेदों में शामिल किया गया, चौथे को नहीं किया गया। तो कौन सा नहीं है इनमें? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। तो क्या इसका आंसर रहेगा? 30 का आंसर रहेगा हमारा अथर्ववेद को वेदत्री में शामिल नहीं किया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को शामिल किया गया है, लेकिन अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है। तो ये अपने 30 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं अच्छे से, और अच्छे से आप क्वेश्चंस को समझ के और अपने दिमाग में रख रहे हो, ताकि आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा आपका पेपर में। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल, चाहे हमें इसके 10, 12, 15 पार्ट करने पड़े, लेकिन हम प्राचीन जो है भारत का इतिहास कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। तो डेली आप प्लीज़ 8 बजे टाइम से क्लास पर आ जाया करें, लेट ना हुआ करें प्लीज़। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आपके पैसे नहीं लगते हैं। प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। आप जल्दी से 30 क्वेश्चन देख ले 31 क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो हड़प्पाई स्थल
मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये चिनाब के, रावी के, या फिर सतलुज के, या फिर सिंधु के। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 31 का आंसर रहेगा। इसका आंसर रहेगा, क्या रहेगा जल्दी से सोचिए। हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? यह था हमारा चिनाब नदी के किनारे। कहाँ? चिनाब नदी के किनारे हड़प्पाई स्थल मांडा हमारा चिनाब नदी के किनारे स्थित था। कौन सी? चिनाब। याद रखना है, चिनाब मांडा। क्वेश्चन नंबर 32, किस नदी के निकट? ये बिल्कुल याद रखना है क्योंकि नदी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं, आप पजल नहीं हो जाओ इसीलिए मैं बार बार बता रही हूँ। हड़प्पाई स्थल मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे स्थित था। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 32, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी? तो ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक किस नदी के किनारे, किस नदी के निकट स्थित थी? नर्मदा नदी के, गंगा नदी के, सरस्वती नदी के, गोदावरी नदी के। तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा जो ऋग्वेद है ना, किस नदी के निकट सबसे ज्यादा ऋग्वेद की जो सभ्यताएं हैं वो स्थित थी? तो ये थी ऋग्वेद से संबंधित सरस्वती। क्या रहेगा आंसर इसका? इसका आंसर रहेगा सी, सरस्वती। सरस्वती नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी। सरस्वती नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो इनमें से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि यह मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार करता था? तो इनमें से ऐसा कौन माना गया है कि सिंधु टाइम पे मेसोपोटामिया के साथ सीधा व्यापार कौन करता था? ए धोलावीर, बी लोथल, सी कोटादिजी, या फिर डी रोपड़। तो 33 का क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स? क्या आंसर रहेगा जल्दी से सोचिएगा, क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा सबसे ज्यादा बंदरगाह, सबसे जो मेन बंदरगाह थी कौन सी थी? लोथल बंदरगाह थी। तो लोथल से ही ऐसा माना जाता है मेसोपोटामिया के साथ सीधे समुद्री व्यापार होते थे। कहाँ से? लोथल से, क्योंकि प्रसिद्ध बंदरगाह तो यही थी उस टाइम की। आगे चलते हैं 34 क्वेश्चन। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इनमें से ऋग्वेद का, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? पूरी तरह से सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में 8 मंडल हैं, 8 मंडल हैं या 9 मंडल हैं? 8-9 मंडल हैं इसमें। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? और इनमें से कौन सा मंडल पूरी तरह से पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका आंसर रहेगा कौन सा मंडल है? सबसे जो बाद में है 9वां मंडल। कौन सा मंडल? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो 9वां मंडल है जो यह ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः पूरी तरह सोम को समर्पित है। 9वां मंडल पूरी तरह सोम को समर्पित है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोम को समर्पित ऋग्वेद में कौन सा मंडल है? यह 9वां मंडल है। आगे चलते हैं 35 क्वेश्चन। भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवंतिका के नाम से कौन सा स्थान जाना जाता था? भारत का कौन सा स्थान एक समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? अवध, बुंदेलखंड, या फिर सी रुहेलखंड, या फिर डी मालवा। तो क्या रहेगा इसका आंसर? भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो अवंतिका के नाम से इनमें से किसको जानते थे? अवध को, बुंदेलखंड को, या फिर सी रुहेलखंड को, या फिर डी मालवा। तो इसका आंसर रहेगा मालवा को अवंतिका के नाम से जाना जाता था। मालवा को एक समय पर अवंतिका के नाम से जाना जाता था। मालवा अवंतिका, ठीक है, याद रखना है आपको, मालवा को अवंतिका के नाम से जाना जाता था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल हमारे 40 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं है, तो केवल हमारे कुछ ही क्वेश्चन बाकी हैं। जल्दी से कर लेते हैं फटाफट से। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हॉल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो इनमें से किस से
हॉल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? यहाँ से धोलावीर से, हड़प्पा से, बनवाली से या लोथल से? तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल के से हॉल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? हॉल का टेराकोटा प्राप्त हुआ, हमें सी आंसर रहेगा। बनवाली से हॉल का टेराकोटा प्राप्त हुआ, हड़प्पा कालीन स्थल से हॉल का टेराकोटा प्राप्त हुआ बनवाली। ठीक है, बनवाली के हड़प्पा कालीन स्थल से हॉल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। बनवाली हॉल का बना हुआ था, बनवाली, बनवाली बनवा लिया, क्या टेराकोटा बनवा लिया, कोट बनवा लिया, कोट बनवा लिया, ऐसे याद रखना इसको। कोट कोटा है ना, टेराकोटा, कोट बनवा लिया, टेरा मन तेरा कोट बनवा लिया, ये ऐसे याद हो जाएगा ट्रिक से, आपको बिल्कुल कभी नहीं भूलोगे। टेरा कोटा तेरा कोट बनवा लिया, तो हो जाएगा याद। क्वेश्चन नंबर 37, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ ना कुछ तरीका निकल ही जाता है अगर याद करना हो तो कुछ। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ही पिता को बिंबिसार की हत्या कर दी? अपने पिता की हत्या कर दी। पिता का नाम क्या था? बिंबिसार। तो ऐसा पुत्र कौन हो गया जिसने अपने पिता की ही हत्या कर दी? केवल किसके लिए? सिंहासन के लिए, राज सिंहासन के लिए अपने पिता की हत्या कर दी। ऐसा कौन रहा है? अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु या फिर सिमुख? ठीक है, इसमें से क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स? 37 का आंसर रहेगा, क्या रहेगा 37 का आंसर? अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु, सिमुख। तो अजातशत्रु ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने ही पिता बिंबिसार, अजातशत्रु के पिता का नाम आ जाए तो बिंबिसार है, आपको बिल्कुल याद रखना है। अजातशत्रु के पिता का नाम क्या है? बिंबिसार। अजातशत्रु के पुत्र कौन रहे हैं? अजातशत्रु के जो है बिंबिसार के पुत्र कौन रहे हैं? अजातशत्रु रहे हैं। और किसने अपने ही पिता को मार दिया? केवल सत्ता के लिए, केवल राज सिंहासन के लिए, तो रहेगा अजातशत्रु। तो नाम में ही शत्रु आ गया तो अपने पिता का शत्रु बन गया। किसके लिए? जीत के लिए। किसकी? सिंहासन की जीत के लिए, अजातशत्रु। ये इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, किस प्रकार का मृद भांड या पोट्री भारत में द्वितीय शहरीकरण से के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो किस प्रकार का जो मृद भांड है ना, ये मृद भांड पोट्री भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ, दूसरा शहरीकरण, द्वितीय शहरीकरण मतलब दूसरा शहरीकरण के प्रारंभ, यानी दूसरा शहरीकरण शुरू हो गया का प्रतीक माना गया। मृद भांड पोट्री, इसमें से क्या रहेगा? मृद भांड पोट्री किस चीज को प्रदर्शित करता है ये बताना है हमें। चित्रित दूसर बर्तन, या फिर उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन, या फिर गेरू रंग वाले मृद भांड, या फिर काले और लाल बर्तन? तो क्या रहेगा? मृद भांड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो 38 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स, उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन मृद भांड होते हैं। पॉलिश युक्त, उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन, पॉलिश युक्त बर्तन याद रखने हैं, मृद भांड है, मृद भांड पॉलिश युक्त बर्तन। ठीक है, यानी जैसे मटके बना देते थे ना पहले कुम्हार वगैरह, और उस पर डिजाइन कर देते थे, किस तरह के? ब्लैक कलर से ऐसे डिजाइन करते थे ऐसे मटकों पे, तो ये होता है पॉलिश। इस तरह से पॉलिश युक्त बर्तन काले, ठीक है, पॉलिश युक्त बर्तन काले, इसे मृद भांड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया? तो किस धर्म के अनुयायियों द्वारा माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू पर कहाँ है दिलवाड़ा मंदिर? ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। दिलवाड़ा मंदिर है माउंट आबू में, कहाँ पर? माउंट आबू में है दिलवाड़ा मंदिर। माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों, कौन से धर्म के अनुयायियों ने करवाया था? किस धर्म के अनुयायियों ने करवाया था? बौद्ध धर्म के, हिंदू धर्म के, या जैन धर्म के, या सिख धर्म के? तो जैन धर्म के अनुयायियों ने जो है दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण करवाया माउंट आबू पर। माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया?
जैन धर्म के लोगों ने, अनुयायियों ने करवाया। तो आई होप आपको क्वेश्चंस बिल्कुल पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। हम बिल्कुल कंप्लीट करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, जैसे हमने आधुनिक भारत का इतिहास किया था, मध्यकालीन भारत का इतिहास किया था, इसी तरह से हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ से भी हम कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 40, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ए अरिष्ट नेमी, बी अजित नाथ, या सी पार्श्वनाथ, या फिर डी ऋषभ। तो क्या इसका आंसर रहेगा? जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थकर थे, कौन थे? पार्श्वनाथ थे पहले तीर्थकर। जैनियों के पहले तीर्थकर का नाम था पार्श्वनाथ, याद रखना है, जैनियों के पहले तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्लीट हो गया, कहीं नहीं चलते हैं, घर अभी सोने का टाइम हो जाएगा आज। गुड नाइट। उससे पहले थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। थैंक यू आप सभी का, आपने इतना समय दिया ये क्लास को, और आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए इसी बात पर, और लाइक कर दीजिए। लाइक शेयर, लाइक तो करना भूलना नहीं, आप लाइक करना बिल्कुल लाइक नहीं करते हो फ्रेंड्स। लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर करें उससे भी ज़्यादा, और सब्सक्राइब कर ले अगर चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3 से 3:30, 3 से 3:30 याद कराती हूँ डेली, 3 से 3:30 साइंस क्लास। प्लीज़ टाइम से आ जाया करें, 8 से 8:40 हमारी जीके रहती है, तो इस पर हम कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।